बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर सोहेल रशीद साहब। आज हम दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो कल साइफ़र की केस की समाअत थी, उस दौरान सोहेल रशीद साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तो इनसे पूछेंगे कि क्या मूड लग रहा है जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, उनका और अदालत का क्या मूड लग रहा है। क्योंकि कल बड़ा दिलचस्प जो मुकालमा हुआ, वो मुकालमा में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इनसे ऑब्जर्वेशन लेके बतौर कोर्ट रिपोर्टर कि ये केस जो है वो किस तरफ जाता हुआ ये देख रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे 6 जजेस के मामले पर, जो ख़त था उस मामले पर फुल कोर्ट जो है वो नहीं तश्कील दी जा सकी और 6 मेंबर का जो लार्जर बेंच है वही केस की समाअत करेगा। तो ये केस किस तरफ जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। फिर आइंदा हफ्ता जो है वो बड़ा अहम है इन केसेस के हवाले से। मिलिट्री कोर्ट्स पे भी बात करेंगे कि कब तक जो है वो, कल तो बेंच जो है वो अब टूट गया और नया बेंच अब बनेगा या वही समाअत करेगा या क्या होगा। मतलब मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में क्या हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि ये तकरीबन 23 अक्टूबर 2023 को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके खिलाफ अपील आई। फिर 13 दिसंबर को उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। फिर जो जितने भी ट्रायल्स से उनकी इजाज़त दे दी गई, मशरूत इजाज़त दी गई। फिर ईद से पहले उसमें जो है वो दोबारा तरमीम हुई। फिर अब जो है वो बेंच कब तक बनेगा। तो एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के मामलात में भी है। फिर ये आई थी खबरें कि लोगों को बरी हो रहे हैं 20 लोग, फिर उनको पता चला कि सजाएं दे दी गई हैं। तो अजीब सी सिचुएशन है उस केस में भी, और जहां पे ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हो रहा है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता, वहां पे बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट भी एक ट्रायल पे है और इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट उस ट्रायल में जो है वो नाकाम ही नजर आती है। सोहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो हम शुरू करते हैं साइफर केस से। आपने कल देखा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब जो है वो साइफर केस में अपने आर्गूमेंट्स दे रहे थे। उस माहौल पे आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जजेस ने भी रिमार्क्स दिए काफी नपे तुले, और जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी बार बार कुछ कह रहे थे कि आगे चलकर बात करूंगा। तो इस पे आपका क्या तबसरा है? तबसरा ये आपने बिल्कुल शुरू में ये कहा जी कि प्रोसिक्यूटर्स का मूड किया है, उस पर बात करेंगे। तो साइफर पे भी आते हैं, लेकिन पहले मैं एक मजमूई बता दूं कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनमें तमाम केसेस में प्रोसिक्यूटर्स का मूड ये है कि जड़ा तिहाड़ा लंघ जाए वही चंगा। अच्छा, कि जितना टाइम हम बाय कर सकें, बचा सकें ये केस हारने से, जितने दिन टल सके ये मामला वही टाल ही सकते हैं। और वो सारे बड़े नाम हैं वकला के जो प्रोसिक्यूटर्स के तौर पर जिनकी खिदमत हायर की गई थी, और उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ये केस मेरिट पे हम ये केसेस बचा, मतलब उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ट्रायल में कैसे 24/7 24 घंटे सर्विसेज देनी है और उसको अपील में कैसे लटकाना है। लेकिन उनसे बेहतर ये भी कोई नहीं जानता कि ये केसेस में सजाएं नहीं बचने वाली, ये कि फैसले बरकरार नहीं रहने वाले। ठीक। तो जब ये अपीलों में फैसला हुआ ये उड़ेंगे ही उड़ेंगे। तो इसलिए उनका जब से हाईकोर्ट में मामला आया है ना, ये सारे केसेस जो आए हैं, तो उनका पहले दिन से प्रोसिक्यूटर्स का या किसी भी फोरम पे जो अपील में ये मामला आते थे, तो लिखा वाला देख लें, तो प्रोसिक्यूटर्स या तो गैर हाजिर रहते हैं या फिर आते हैं तो अगली तारीख लेते हैं। इद्दत वाले में ईद से पहले पता चल रहा था कि काम शायद नेड़े लग चुका है, लेकिन फिर प्रोसिक्यूटर अदालत से गायब रहने शुरू हो गए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की जमानत के केस में अमजद परवेज साहब बहुत बड़ा नाम है, उनको पता ही चलता कि अच्छा जमानत फिक्स थी इसलिए वो आते ही नहीं है, और दूसरे नैब प्रोसिक्यूटर आगे कह जाते हैं कि उनको पता नहीं चला इसलिए वो नहीं आए। अब आ जाते हैं साइफर के ऊपर। साइफर में जब रेलिवेंट क्वेश्चन होता है तो वो कहते हैं कि आज काफी टाइम हो गया, तो अब अगली समाअत में हम मजीद इस केस को करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वो पढ़ी जा रहे थे मुख्तलिफ, इसमें ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। उसके बाद फिर अदालत पूछती थी कि अच्छा नहीं ये बताएं कि ये ऑफेंस कैसे, उसके बाद फिर इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। फिर आगे चलना मतलब आप टू द पॉइंट, अगर कोर्ट अभी तक कुछ बेसिक सवाल से बाहर नहीं गई। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें है कि FIR का जो इंदराज है साइफर केस में, उसकी ताखीर पे तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हुए हैं खैर, लेकिन वो ये कहते हैं कोर्ट का सवाल जो बेसिक है कि जिस दिन आपने FIR दर्ज की, किसी ने भी जिसको साइफर की कापी भेज जाती है वापस नहीं की हुई थी। आपने सिर्फ इमरान खान का नाम क्यों डाला? सदर ने, हाँ, एक जो है सदर,
उन्होंने वापस की हुई थी। अब बाकी बाकी काफी फ्रीक्वेंट थे जिन्होंने नहीं की हुई थी। काफी फ्रीक्वेंट थे। यहाँ मैं एक चीज ऐड कर दूं, इससे पिछली समात पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक लतीफा हुआ था। तो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि इन्होंने मतलब इमरान खान के वकीलों ने एतराज किया हुआ है कि बाकी लोगों 8 लोग जो 7 लोग थे उन्होंने भी कापियां तो वापस नहीं की थी, तो उनके खिलाफ तो आपने केस नहीं चलाया। तो प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं उनमें ऐसी ऐसी हस्तियां हैं, हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि हम नाम ले सकें। तो फिर आप देख लें प्रोसिक्यूटर्स का क्या मूड है, और प्रोसिक्यूटर्स भी अपनी आगे चीज शायद दिखा ही रहे हैं कि ये केस क्या है। और वो सारे अगर परसों भी बेंच जो है काफी देर समाअत रोक के तो हंसता रहा, ठीक है। तो जब हंसी भी इतनी ज्यादा आ रही हो जिस केस में जजेस को समाअत रोकनी पड़े और एक्सक्यूज करना पड़े, तो वहां पे फिर मामलात ऐसे ही चला करते हैं। और ये ऊपर से डे टू डे लगा लेते थे प्रोसिक्यूशन के लिए मजीद सख्ती। ये बिल्कुल वही बात हो रही है जैसे एक स्टेज पे आके ना तो नैब प्रोसिक्यूशन एवन फील्ड में जो है ना थोड़ी सी वो हो गई थी, कच्ची पड़ गई थी, और फिर कहती थी कि आप गूगल कर लें। तो यहाँ गूगल वाला मामला भी नहीं है, यहाँ तो मामला ही हो रहा है, यहाँ मामला भी हो रहा है। यहाँ तो वो कहते हैं, वो जिस क्वेश्चन को भी घुमा फिरा के लाते हैं वो कहते हैं वो किधर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उनको अगर कोर्ट करके कहूँ तो वो तो 2 हफ्ते पहले फरमा चुके हैं कि जी हाथी तो निकल चुका है, इस केस में दुम रहती है। दुम रहती है। हाथी क्या निकल चुका है कि वो जो 10 साल वाली सजा है ना वो तो फारिग हो चुकी है। दुम रह गई है जी कि आपने वो डॉक्यूमेंट गायब किया, उसकी 2-1 साल सजा है, ठीक है। तो वो गायब किया इमरान खान ने खुद किया, उनकी जेब में रहता था या कहाँ रहता था, या प्रोटोकॉल क्या होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, ऐसे डॉक्यूमेंट किसने प्रोटेक्ट करने हैं किसने नहीं करने हैं। और फिर इमरान खान को ये डॉक्यूमेंट दिया गया था, उसके भी गवाह सिर्फ आजम खान है, और आजम खान की गवाही के तरीकाकार के ऊपर एतराज़ात जो हैं वो मौजूद हैं, उसको क्वेश्चन भी कर चुकी है कोर्ट। इन हालात में इस तनाजुर में ये सारा केस अब चल रहा है। तो आप उसको बेहतर डे टू डे कवर कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि उसमें प्रोसिक्यूशन बैक फुट पे अभी तक जरूर नजर आ रही है। और ये बैक फुट पे अभी से नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी तब से लेके बैक फुट पे है। और बैक फुट से खड़े हुए खैर जितने शॉट्स लग सकते हैं वो लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि गेम शायद हम अल्टीमेटली जीत ना सकें। बैक फुट तो मेरा ख्याल है सुहेल साहब आप बड़े ही मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि एक सिंगल पॉइंट पर अभी तक जो है वो प्रोसिक्यूशन मुतमिन नहीं कर सकी, एक सिंगल पॉइंट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। बहरहाल ये अब मंगल को अब इस केस की समाअत होगी। दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 6 जजेस वाले मामले पे क्या होने जा रहा है? बेंच फुल कोर्ट सुनते रहे, फिर क्या क्या हुआ, मतलब तब्दीलियां नजर आ रही हैं। काई साहब कराची में वजाहतें दे रहे हैं, मतलब अजीब सी सिचुएशन पे। 6 जजेस वाले मामले पर आप सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस केस सुनने जा रहे हैं, ठीक है। 7 रुकनी बेंच था, और चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि इस बार तो फुल कोर्ट इसलिए नहीं बैठी कि सारे जजेस यहाँ दस्तयाब नहीं थे, तो दस्तयाब जजेस हमने बिठाए। तो अगली बार मुमकिन है कि फुल कोर्ट ही होगी, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनी और जस्टिस यही आफरीदी पहले माजरत कर गए, तो अब पीछे बचे 6 जजेस। अब वो 6 जजेस बैठ के एक सो मोटो केस और 9 मुख्तलिफ दरखास्तें फरीक बनने की, वकला तंजीमों की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, बलोचिस्तान से हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार से हैं, मियां दाऊद एडवोकेट, एतजाज हसन, इन सब की दरखास्तें जो हैं वो भी अब साथ फिक्स हो गई हैं 30 तारीख के लिए। अब ये कुल मिला के यानी कि 10 मामला बन जाते हैं। मामला तो एक ही है, उसमें से 10 मुख्तलिफ इस्तदाएँ और वो हैं, और एक कोर्ट का अपना सो मोटो है। तो उसमें अब 6 जजेस ये मामला टेकअप करेंगे। मेरी जाती राय ये है कि एक दफ़ा फिर बेंच की तश्कील पे ही बात होने जा रही है, ठीक है। 30 तारीख को कोई केस के मेरिट से जाने वाला मसला नहीं है। एक बार तो शुरू में जो असलूब है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कि वो सारे फ्रीकेन की हाजिरी लगाते हुए पूछेंगे अच्छा आपकी प्रेयर क्या है, आपका वकील कौन है, आपकी प्रेयर क्या है, आपका वकील कौन है, उन सारों को लाइन अप करेंगे। पौना घंटा इसमें जाएगा। उसके बाद होगा जी कि पिछली बार हम 7 रुकन थे, एक माजरत कर गए, तो हम तो सोच रहे थे कि फुल कोर्ट बनेगी, लेकिन आप फुल कोर्ट में भी वो जा चुके हैं, माजरत कर चुके हैं। अच्छा, ये तो नहीं कहेंगे कि मतलब कि और किसी से आपने माजरत तो नहीं करवानी? कोई और किसी से माजरत करवानी नहीं, लेकिन ऐसे ही बनवाया जा रहा है। सेंस में ले चुका हूँ अभी तक जितने पिटिशनर यहाँ आ रहे हैं और जो आए हुए हैं, मुझे लगता है 2 से 3 बंदे ऐसे हैं कि जो शायद बेंच के एक आधे रुकन पे एतराज उठाएंगे। अच्छा, हाँ, और उनका माहौल पहले से बनाया जा चुका है, ठीक है। जस्टिस अतरम नल्ला से मुतालिक कोई ना कोई उठ के कह सकता है नहीं, वो तो इन्होंने माइंड डिस्क्लोज नहीं, फर्ज करें जस्टिस अतरम नल्ला पे ये कोई कहता है तो वो तो काजी साहब पे अगर किसी ने कह दिया, कराची में तो उन्होंने बात तो की है, मतलब एक ज़ेर अल्तवा केस साहब ने मतलब बात कर दी, सरेआम ये है मेरी ये हुआ वो, मतलब आपने वो तो कह दिया ना कि सब कुछ के ठीक है, ओके है, यस है।
लेकिन तो मुझे अगर एतराज पे ही बात होनी है कि मतलब आपने जी माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, वो आपने फुल कोर्ट में किया हो या बाहर किया हो कहीं पे भी, मेरा ख्याल में ये तो फिर एक नया माल खोल जाएगा। बिल्कुल माज खुल जाएगा। और मेरे ख्याल में अभी जो 30 तारीख को समाअत होने जा रही है, मेरी जाती राय यही है कि उस समाअत में के बाद ये मामला दोबारा बेंच की तश्कील असर नो किस करने के लिए भेज दिया जाएगा और एक ज्यादा बड़ा 6 रुकनी बेंच जो है ना इस मामले को चलाएगा। अगर तो फिर वही 3-3 और इस तरह का मामला चला जाता है। तो रिसेंटली हमने जो देखा कि जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स केस में 6 रुकनी से ही इसी बुनियाद पे भेजा गया कि इसमें तो ट्राई हो सकता है ये तो उसमें फिर आप ये देख लें कि ये मुझे जाता हुआ दोबारा नजर आ रहा है कि जजेस की दस्तयाबी देखकर तो जस्टिस यहिया अफरीदी के बाद माइनस उनके बाकी जो फुल कोर्ट है वो इसमें आ सकती है, वो इस पे बैठ सकती है दस्तयाब जजेस, या फिर ये तश्कील नो होने के लिए जाएगा कमेटी के पास और कमेटी एक नया बेंच जो है वो नोटिफाई कर देगी कि अब ये बेंच चुनेगा। वो दोबारा से 7 रुकनी भी हो सकता है, 9 रुकनी भी हो सकता है अगर फुल कोर्ट नहीं बैठती तो ये एक सिचुएशन मुझे उस तरफ बाहर जाती हुई अब दिखाई दे रही है। और 30 तक जो है ना सारी हाई कोर्ट्स के वो जवाबात भी आए होंगे और जो नहीं अगर आया होगा तो उसको मजीद टाइम दे दिया जाएगा। तो अभी इस केस की ना टोन सेट होने में 2-3 समातें गुजरने वाली हैं। अच्छा टाइम लगेगा मतलब गो के चीफ जस्टिस ने ये भी फरमाया था पिछली समाअत पे कि हम इसको फिर डे टू डे सुन के तो मुकम्मल करेंगे, लेकिन मौजूदा चूंकि ये बचा हुआ बेंच है जैसे ये आफरीदी के जाने के बाद और पहले फुल कोर्ट बेंच पे हो चुकी है, जस्टिस सदर इजाफी नोट में लिख चुके हैं कि कुछ नुकात इसके जो है ना फुल कोर्ट देखेगी। फिर पिटिशनर्स में भी कहीं फुल कोर्ट में है मेरे ख्याल हाई कोर्ट जी और पिटिशनर्स भी इसमें कह देंगे ये सारे मामला फुल कोर्ट बनाई जाए। तो लेकिन कहने की बात यह है कि मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि मामला जो है कोड ऑफ कंडक्ट का है जिसे तय कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अल्टीमेटली 184(3) में उसके ऊपर जजमेंट क्या आएगी। इम्पोर्टेंट है ये चीज तो देखी जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रूल्स अमेंड करने का कहेंगे। कल खोसा साहब ने जो कहा है कि आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को डायरेक्शंस जारी करें कि वो अपने जो है ना रूल्स जो है ना इंटरनली उसमें अमेंडमेंट करें और इस पे बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, किसी मदाखलत को भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी अपने तौर पे कर ले। लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है बेहतर नहीं है वही कर ले। अच्छा इसमें एक और चीज़ बताइएगा कि जस्टिस सत्तर बिन अल्लाह के खिलाफ भी बड़ी मुहिम चली है पिछले 9 अप्रैल 10 अप्रैल के बाद के और जस्टिस बाबर सत्तार से पहले उनके खिलाफ चल रही थी। जी जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ भी बड़ी मुहिम चली है। तो एक तो मेरा ये मतलब सवाल है कि क्या बार एसोसिएशन कोई उनके सेलेक्टिव जजेस के खिलाफ मुहिम चले तो उनको मसला होता है या कहीं सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को भी देखेगी। मतलब इतनी अजीबोगरीब किस्म की आपने इंफॉर्मेशन जो है बाबर सत्तार की फैमिली की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी और ये क्या कोई आपको लगता है कि इस पॉइंट पे भी कोई देखेगा कि जब सुना ही वही मामला जा रहा है। बिल्कुल इस मामले को देखा तो जाना चाहिए था, लेकिन अलमिया ये है इस मुल्क में कि वाकई आपने दुरुस्त फरमाया कि बार कौंसिल वकला तंजीमें उनमें सियासी बैकिंग वाले लोग ही बैठे होते हैं ना जिनकी जो है ना किस जमात के साथ उनके नज़रियात मिलते हैं या वाबस्तगी कहाँ पर है वो सारी नज़र आ रही होती है। तो वो फिर बड़ा देख के फैसला कर रहे होते हैं, अपनी राय दे रहे होते हैं किसी भी मामले के ऊपर कि ये नैरेटिव हमारी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसे नहीं पता इस वक्त कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में मतलब किस जमात को चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं और वो क्या करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल में फारूक एच नायक और दीगर लोग बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, क्या वो अपनी जमातों की वो है नाराजी मोड़ लेंगे। क्या आसमा जहांगीर ग्रुप आजकल आसमा जहांगीर वाला किरदार अदा कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसका रोल जो है अब हामिद खान ग्रुप ने ले लिया हुआ है और हामिद खान जो माजी में ग्रुप का वो होती थी एसेंस वो पूरी आसमा जहांगीर ग्रुप में चली गई हुई है। नाम वही है और रोल बदल गए हैं, लाइनें बदल गई हैं। तो ये चीज़ें देखी जानी चाहिए थी। अब चल रही है जैसे बाबर सत्तार के खिलाफ पूरी कैंपेन चल रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई एतराज़ नहीं उठा रहा। इसी तरह बाकी जस्टिस सदर मिल्ला के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाया गया, उसके ऊपर कोई बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। और माहौल बनाने वाले माजी में जस्टिस सदर मिल्ला के ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते रहे हैं। इलेक्शन मैटर में जब उन्होंने एक नोट लिखा था उसके बाद जस्टिस उमरता बंदियाल ने उनको बेंच से अलग कर दिया तो वो सारे फरमा रहे थे कि ये तो माइंड डिस्क्लोज करना नहीं होता, और इस बार वो कह रहे हैं नहीं ये माइंड डिस्क्लोज करना होता है, किसी एक जगह पे तो ठहरने वाले लोग हम हैं नहीं। बिल्कुल एक चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूं, जस्टिस बाबर सत्तार वाले मामले में मेरा ख्याल है 30 अप्रैल
को शायद ये देखा जाएगा और उसके बाद कुछ चीज़ें एक्टिव हो सकती हैं हाई कोर्ट लेवल पे। अच्छा, ये है एक आप ये चीज़। कह रहे हैं मतलब कि जैसे बाबर सत्तार की जो पर्सनल हाई कोर्ट की सतह पे खुद से भी कोई नोटिस हो सकता है, हो सकता है। मतलब ये अब सुप्रीम कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है वो मामला देखती है। जब इशू ही वही उठाया गया है तो उसको देखती है या नहीं देखती। मेरा ये ख्याल है कि शायद जो है वो हाई कोर्ट लेवल पे भी इसको बाद में देखा जाए। लेकिन 30 अप्रैल मतलब आप कह रहे हैं कि जो पर्सनल नौयत की जी इंफॉर्मेशन जी बिल्कुल 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 पब्लिक फोरम्स पे शेयर की जा रही है उससे मुतालिक जस्टिस बाबर सत्तार के वारिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद कोई एक्शन ले सकती है और उस पे एक कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है। बिल्कुल ये खबर है, ये अहम खबर है। और बाद तो में लोग ना कहें कि जी के साफी ने फिर कहा था कि लावा फटेगा और फट गया। तो साफियों का काम होता है पहले खबर बताना कि जी ऐसा होने वाला है और ऐसा हो सकता है। तो उस पे साफियों को शुक्रिया बोला करें, उन पे क्रिटिसिज्म ना किया करें जी कि वो तो मैसेंजर हैं। वो ठीक ही कहते होते हैं ना कि किलिंग द मैसेंजर। ये कोई अप्रोच तो नहीं होती कि जिसने मैसेज दिया उसी को मारने पड़ जाएं। आप देखें हुआ क्या है। अच्छा सुहेल रशीद साहब, आखिरी सवाल कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके सामने, सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं। मई 2023 में ये मामला शुरू हुए, मई फिर आ गया है, 1 साल हो गया है। 1 साल में ये मामला कहाँ खड़ा आपको नजर आ रहा है? 103 जिंदगियों का सवाल है। अब 83 लोग हैं कस्टडी में और मतलब बेंच आता है जाता है, आता है जाता है। अक्टूबर 23 का जो फैसला था उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई। 13 दिसंबर को इन्होंने मुअत्तल भी कर दिया, मशरूत इजाज़त दे दी। फिर ईद से पहले इन्होंने वो किया जी 20 लोगों को छोड़ दें, वो भी वो कहते हैं जी उन्होंने कहा बरीयत है, फिर पता चला नहीं उनको कन्विक्ट किया है। तो इसमें आपको मई 2023 वाला मामला मई 2024 में कम से कम मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होता नजर आ रहा है। अभी तक जो पेस है इसकी उसमें तो मुझे ये जल्दी डिसाइड होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक अपीलें जो है मेरिट पे शुरू ही नहीं हो सकी। 3-4 महीने तो इस मामले में निकल ही गए हैं और अभी एक दफा फिर बेंच बनेगा और उसके सामने ये मामला मेरिट्स पे चलना शुरू होगा। और इस दौरान जिस अंदाज से मशरूत इजाजतें दी जा रही हैं तो मेरा ख्याल है वो जो मुल्ज़मान है सारे इस वक्त अप्रोच ये लग रही है। और इसमें कोर्ट ही नहीं, इसमें जो मेन केस के दरखास्त गुजार थे उनके वकला की अप्रोच को मैं पहले डिस्कस करूंगा कि वो भी इस पूरी कार्रवाई जिस तरह चल रही है इसमें वो ऑन बोर्ड होते हैं, वो उनकी राय ली जाती है। उन्होंने कहा था कि ठीक है पहले इतने लोगों को छोड़ने की हद तक इजाजत दे दें। पहले दिन जब स्टे की बात हुई थी तो फैसल सिद्दीकी पहले वकील थे जिन्होंने कहा 7 तक स्टे बेशक दे दें। 7 हो गए स्टे तो दिलवा रहे हैं, वो 7 हो गए लोगों को रिहा करने की। उसकी मेरा ख्याल है इस केस में जो मेरी पिक है वो ये है कि ये केस जो है ना इसमें सारे अब चाहते हैं कि बस जो फंसे हुए हैं वो उनको मतलब थोड़ी सजाएं तो बस होती जाएं और निकलते जाएं और ये मामला जो है ना एक मजमूई उस पर तनाजुर से जो है ना कम हो गए इस पे आ जाए कि 9 मई वाले जो है ना उसमें बाकी रहे ही नहीं तो केस निमट जाए, बजाय इसके कि वो जो 5 रुकनी जजों का फैसला है पहले से। लेकिन इसमें भी अब बड़ी दिलचस्प इक्वेशंस बन चुकी हुई है। अब ये मामला बड़ा दिलचस्प बन चुका हुआ है। अब बेंच की दोबारा तश्कील क्या होती है वो भी देखी जानी है, क्योंकि उस दिन जस्टिस शाहिद वहीद ने जो रिमार्क्स दिए उन्होंने कहा कि जैसे ये 6 रुकनी बेंच है, अगर ये 3-3 के तनासुब से फैसला देता है तो फिर वो 5 रुकनी जजों का फैसला जो है ना वो प्रिवेल कर जाएगा, यानी अपील डिसाइड होने के बाद भी। ठीक है। अब फिर इसके ऊपर क्वेश्चन ये भी उठाए गए कि जनाब अगर 7 रुकनी बेंच है और 4-3 से अपीलें मंजूर होती हैं उधर तो 5 जजों ने कहा हुआ है कि ट्रायल नहीं हो सकता। ठीक है। तो फिर भी एक मामला रहेगा। एक जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर थे जिन्होंने कहा जी नहीं ये अपील है और अपील में जितने भी जजों ने फैसला दिया वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहलाएगा वो सारा। लेकिन वो जो इक्वेशंस गिनी जाती थी ना वो अब यहाँ भी गिनी जानी शुरू हो चुकी हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि फिलहाल तो रिकॉर्ड मांगा गया है ना, अभी तो फैसले सामने आने, जिन 20 मुल्ज़मान को कन्विक्ट किया गया है वो फैसले रिकॉर्ड में पेश किए जाने, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने ये सुप्रीम कोर्ट को कह रखा था कि रीजनिंग के साथ फैसले होंगे और पूरा एक फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कोर्ट का होता है वो अब रिकॉर्ड पे आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को कैसे देखती है। लेकिन फैसल सिद्दीकी जो हैं उन समेत कुछ लोगों की अप्रोच अभी भी उस दिन ये थी कि बेंच भी ना टूटे और जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनसे मतलब कोई फैसला जो है वो एक दफा देख लिया जाए। हाँ, इसमें एक पेशरफ्त यह है कि एहसान न्याजी जिनके वालिद यहाँ फीजुल्लाह न्याजी आए थे जिनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, पता नहीं या बेटा गायब है, अब उनकी मुलाकात हो गई है और वो मोर देन सेटिस्फाइड हैं। वो कहते हैं कि अंदर वो जनाब बड़ा अच्छा मुताला कर रहे हैं इस्लामी किताब का, बिल्कुल, और तफसीर वगैरह गालबन पढ़ रहे हैं। तो वो भी कहते हैं जी बड़े खुश है, मेरा बेटा बड़ा मुतमीन है। तो उनको भी शायद लग रहा है कि अंदर रह के
तो अब उसने चलो रिलैक्स है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, आपने बताया साइफर केस, फिर हमने 6 जजेस वाला मामला, और अब मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामलात हैं इससे जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की। आइंदा भी नाज़रीन हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।